हेलो एवरीवन, मैं हूं गौरव मिश्रा और आपका स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स के एक बिल्कुल ही नए सेशन के अंदर। और आज का जो सेशन है उसमें हम क्लास 11th के एग्जाम्पलर की सीरीज को और आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि आपको मालूम है, पिछली वीडियो में मैंने आपको चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन के कॉन्सेप्ट डिस्कस कर दिए थे और ये हमारी चैप्टर 2 पे दूसरी वीडियो है जिसमें हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पलर के क्वेश्चन क्लास 11th मैथ्स के। सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए शॉर्ट आंसर काफी सिंपल क्वेश्चन हैं, तेजी में हो जाएंगे और इसमें जो सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपके लिए छोड़ दूंगा, वो आप खुद घर पे ट्राई करिएगा, बाद में आप एज अ होमवर्क उनको लेके जाइएगा। जो डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन है उनको मैं आपको डिटेल में यहां पे एक्सप्लेन कर दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आपके पास दो सेट दिए गए हैं और आपको ए क्रॉस बी नहीं मतलब ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। अब ये कितना ही आसान सवाल है भाई, चलो देख लेते हैं। हमारे पास ए सेट क्या है, तो हमारे पास ए सेट जो है वो है -1 2 3, ठीक है। और हमारे पास बी सेट क्या है, तो हमारे पास बी सेट है 1, 3। हम जानते हैं अगर हम ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो कैसे काम करता है, तो ये -1 किसके साथ जाएगा, 1 के साथ, ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा, -1, -1, -1 3 के साथ चला जाएगा तो -1, 3, फिर 2 जो है 1 के साथ चला जाएगा तो 2, 1, फिर 2 जो है 3 के साथ चला जाएगा तो 2, 3, फाइनली आपका 3 जो है वो 1 के साथ चला जाएगा तो 3, 1, और 3 जो है 3 के साथ चला जाएगा तो 3, 3। इस तरीके से जो है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट बन चुका है। बस इतना ही आसान क्वेश्चन था ये, इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत आपको हुई होगी। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। भाई मैंने आपको ए क्रॉस बी निकाल के दिखा दिया, ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल के दिखा दिया। अब वो आपसे कह रहे हैं कि बी और ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालिए। अब ये कोई बताने वाली चीज है क्या, इस क्वेश्चन को आप खुद से कर लीजिएगा, ये हो जाएगा, इतनी बड़ी बात नहीं है। हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आइडेंटिकल टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे, हम फोकस करेंगे उन क्वेश्चन पे जो डिफरेंट है। इस क्वेश्चन में कोई दिमाग नहीं लगना है, सिंपल उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है जैसे मैंने यहां पे किया है, तो ये हो जाएगा आपसे, मुझे पूरी उम्मीद है। और फिर भी डाउट रह जाए तो प्लीज बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन को कवर अप कर लूंगा, कमेंट सेक्शन में जरूर पिन कर दीजिएगा। चलिए आइए बढ़ते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन के बाद सेकंड क्वेश्चन पे। अच्छा फर्स्ट क्वेश्चन में थर्ड पार्ट है, चलो इसको कर देते हैं, बी क्रॉस बी को कर देते हैं भाई। तो हमारे पास बी वाला सेट क्या है, तो बी वाला सेट है हमारे पास 1, 3 और वापस से बी है हमारे पास क्योंकि इन्हीं दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। तो अगर आप बी क्रॉस बी निकालने जाएंगे तो कैसे काम चलेगा भाई, 1, 1 के साथ जाएगा ऑर्डर्ड पेयर 1, 1, 1 3 के साथ जाएगा तो 1, 3, फिर 3 जो है 1 के साथ जाएगा तो 3, 1 और फाइनली 3 3 के साथ चला जाएगा तो 3, 3। कुछ इस तरीके से हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट बनके तैयार है बी और बी का। आई होप ये चीज आपको क्लियर है, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। बढ़िया। थर्ड क्वेश्चन के बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फोर्थ पे। हमें ए और ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, तो जैसे हमने बी और बी का निकाला है उसी तरीके से आप ए और ए का भी निकाल सकते हैं, इतनी टेंशन की बात नहीं है। चलिए भाई मेरे हिसाब से फर्स्ट क्वेश्चन में बस यही 4 पार्ट थे। बढ़ते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। अब सेकंड क्वेश्चन में अगर आप यहां पे सेट को ध्यान से देखेंगे तो आपके पास दो सेट है, एक पी सेट आपको दिया गया है यहां से यहां तक और एक क्यू सेट आपको दिया गया है यहां से यहां तक। ये जो पी और क्यू दो सेट दिए गए हैं ये आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिए गए हैं, आपको इनका रोस्टर फॉर्म बनाना पड़ेगा। चलिए हम P वाले सेट को सबसे पहले देखते हैं। तो हमारा P वाला सेट है x सच दैट x इज लेस देन 3, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अगर हम इन दोनों कंडीशंस को कंबाइन करेंगे तो ये कंडीशन कहता है कि x की वैल्यू 3 से छोटी है और ये कंडीशन कहता है कि भाई x नेचुरल नंबर है। मतलब इसका ये है कि x हमारा एक ऐसा नेचुरल नंबर है जो 3 से छोटा है। जल्दी बता दो ऐसे कौन से नेचुरल नंबर है जो कि 3 से छोटे हैं, तो आप बोलेंगे सर 1 और 2, यानी कि P वाला सेट क्या हो गया 1, 2। इतना आसान था ये। ऐसे ही हम सेकंड वाले को इंटरप्रेट करते हैं, ये कहता है हमारा कि x लेस देन इक्वल टू 2 है, यानी कि x जो है या तो 2 से छोटा होगा या 2 के बराबर होगा। और सेकंड कंडीशन कहता है कि x होल नंबर होगा। भाई ऐसे कौन से होल नंबर हैं जो 2 से छोटे हैं या बराबर हैं, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो q में आपके पास एलिमेंट आ जाएगा 0, 1, 2। ये 3 ऐसे होल नंबर हैं जो 2 या 2 से छोटे हैं और होल नंबर तो है ही। अब हमें यहां पे बोला गया है कि भाई आपको इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। क्या है ये चीज, तो यहां पे दिया गया है कि पहले आप P और Q का यूनियन लीजिए, ठीक है, और यूनियन लेने के बाद आप इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कीजिए इन दोनों के इंटरसेक्शन के साथ। चलिए P और Q का हम यूनियन ले लेते हैं। भाई यूनियन का मतलब इन दोनों सेट को कंबाइन करना, तो अगर इन दोनों सेट को आप कंबाइन करेंगे तो ये बन जाएगा 0, 1, 2। क्या बन जाएगा ये बन जाएगा 0, 1, 2। अब यूनियन लेना सिखाने की जरूरत नहीं है, देख लो। वैसे तो जब आप यूनियन लेते हैं तो दोनों सेट के एलिमेंट्स को साथ में लिखते हैं, लेकिन किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करते हैं। जैसे इसमें 0 था, 1 था, 2
2 था तो मैंने 0 1 2 लिख दिया। अब इसमें 1 2 था तो वापस से 1 2 लिखने का कोई सेंस नहीं है, सिर्फ एक बार उसको लिखने की जरूरत है। अच्छा, यहां पे P और Q का हम इंटरसेक्शन करेंगे, यानी कि कॉमन एलिमेंट्स निकालेंगे। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट्स निकालना। तो इन दोनों में कौन से कॉमन एलिमेंट आपको दिख रहे हैं, 1 और 2, तो यहां पे 1 और 2 हो जाएंगे। अब इन दोनों का आपको निकालना है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कैसे होगा भाई कार्टेशियन प्रोडक्ट, वही ये आगे है ये पीछे है तो इसका हम ध्यान रखेंगे। ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे, तो कैसे बनेगा ऑर्डर्ड पेयर, 0 जाएगा पहले 1 के साथ तो 0,1, फिर ये 0 जाएगा 2 के साथ तो बनेगा 0,2, फिर ये 1 जाएगा 1 के साथ तो बनेगा 1,1, फिर ये 1 जाएगा 2 के साथ तो बनेगा 1,2, ठीक है, फिर ये 2 जाएगा 1 के साथ तो बनेगा 2,1, और फाइनली 2 जाएगा 2 के साथ तो ये बन जाएगा 2,2। तो जिस तरीके से हमारा जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो बनके तैयार हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आया है, सिंपल सा क्वेश्चन था। अच्छा, यहां पे इन्होंने W मेंशन किया था कि भाई होल नंबर है, N नेचुरल नंबर है, ये तो वैसे भी हमें समझ है, मैंने आपको बताई थी। चलिए सेकंड क्वेश्चन हो गया खत्म। इस टाइप के भी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिल जाते हैं 1 या 2 नंबर के लिए। बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, काफी सिमिलर है जैसा सेकंड क्वेश्चन है वैसा ही कुछ है। हमारे पास एक सेट A दिया गया है जिसमें हमें कुछ ऐसा बोला गया है कि भाई आपका x होल नंबर को बिलोंग करता है और x 2 से छोटा है, यानी कि आपका x एक ऐसा होल नंबर है जो कि 2 से छोटा होना चाहिए। तो भाई ऐसे कौन से होल नंबर हैं जो 2 से छोटे हैं, तो आप आंसर लिखेंगे सर 0 और 1, ऐसे 2 होल नंबर हैं जो कि 2 से छोटे हैं। आपका B वाला सेट ऐसा है कि x एक नेचुरल नंबर है और 1 से 5 के बीच में है, तो ऐसे कौन से नेचुरल नंबर हैं जो कि 1 और 5 के बीच में आते हैं, तो मैं आंसर लिख दूंगा 2 3 4। ये 2 3 4 ऐसे नेचुरल नंबर हैं जो कि 1 और 5 के बीच में आते हैं। और यहां पे हमें तीसरा सेट दे दिया गया है C, और C सेट हमें क्या दिया गया है, C सेट हमें दिया गया है 3,5। अब हमें सबसे पहले बात की गई है, फाइंड करना है आपको क्या भाई, आपको फाइंड करना है A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। तो सबसे पहले आप A लिख दीजिए, तो A हो गया आपके पास 0,1। अच्छा, B इंटरसेक्शन C मतलब इन दोनों के बीच में कुछ कॉमन एलिमेंट देखिए भाई, इधर 2 3 4 है, उधर 3 5 है, तो मेरे हिसाब से कॉमन एलिमेंट सिर्फ एक ही आएगा जो कि आ जाएगा मेरे हिसाब से 3। अब इन दोनों का आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। कैसे निकालोगे, तो पहले 0 3 के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा 0,3, फिर 1 3 के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा 1,3। तो कुछ इस तरीके से जो है आपने इसका आंसर निकाल दिया। तो कहां कोई तकलीफ है भाई, आपको बस ये 3 सेट निकालने थे जिसमें C दिया गया था, मैंने A और B निकाला। ऐसा होल नंबर जो 2 से छोटा है तो 0 और 1, ऐसा नेचुरल नंबर जो 1 और 5 के बीच में है तो 2 3 4। इस तरीके से आपने A और B निकाल लिया, C आपके पास गिवन था, फिर जो भी चीज आपको बोली गई है वो ऑपरेशन आप परफॉर्म कर दीजिए। आई होप इसकी क्लैरिटी है आपको और कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। अच्छा, ये आपके थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था। ऐसे ही इसमें और भी पार्ट्स हैं, ये बाकी पार्ट्स हम देख लेते हैं जरा, अगर मुश्किल नहीं होंगे तो आप खुद से कर लीजिएगा। जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में आपको ये चीज निकालनी है, A इंटरसेक्शन B यूनियन C। तो इसमें क्या करोगे, पहले इसमें B और C का यूनियन निकाल लेना और उसका A के साथ क्या कर लेना भाई, A इंटरसेक्शन बोल रहा हूं, A के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट कर लेना। तो पहले आप B यूनियन C करोगे, कंबाइन कर दोगे इनको, और A के साथ क्या कर दोगे आप, कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दोगे। सिंपल सी चीज है, इसमें भी आपको मुझे नहीं लगता मुश्किल होगी। ये थर्ड का फर्स्ट, अच्छा ये सेकंड पार्ट था तो नंबरिंग थोड़ी सी गलत हो गई है, देख लेना उसको। आपके पास ये रहा फोर्थ क्वेश्चन। चलिए इसमें जरा हम दिमाग लगाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है। अब फोर्थ क्वेश्चन का लॉजिक क्या है सॉल्व करने का, देखो जरा। अगर आप फोर्थ क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड साइड देखोगे तो ये भी क्या है, ये भी एक ऑर्डर्ड पेयर है भाई। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ऑर्डर्ड पेयर है, और जो राइट हैंड साइड है ये भी क्या है, ऑर्डर्ड पेयर। लेफ्ट हैंड साइड में भी ऑर्डर्ड पेयर है, राइट हैंड साइड में भी ऑर्डर्ड पेयर है, ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हैं भाई। ऑर्डर्ड पेयर पता है कब इक्वल होते हैं, जब इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट के बराबर होगा और जब इसका सेकंड एलिमेंट इसके सेकंड एलिमेंट के बराबर होगा। तो भाई इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है, इसका फर्स्ट एलिमेंट है 2a + b, ये किसके बराबर होगा, 8 के बराबर होगा। और इसका सेकंड एलिमेंट क्या है, a - b, तो a - b किसके बराबर होगा, 3 के बराबर होगा। अब हमें ये दोनों इक्वेशंस मिल गई, इनको हमें सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखिए भाई, इसको अगर आप इक्वेशन 1 बोलते हैं, इसको अगर आप इक्वेशन 2 बोलते हैं, तो मैं कहूंगा आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दीजिए। ऐड कैसे करोगे भाई, तो LHS जो है LHS से जुड़ जाएगा, RHS जो है RHS से जुड़ जाएगा, जोड़ दो। तो ये हो गया आपके पास 2a + b, और यहां पे आपके पास क्या मिल गया, a - b, और हमारे पास राइट हैंड साइड में क्या है, 8 + 3। यहां पे प्लस b ने -b को कैंसिल कर दिया, 2a + a कितना हो गया, 3a हो गया, 8 + 3 कितना हो गया, 11 हो गया। गड़बड़ तो नहीं कर रहे अपन, सब सही चल रहा है ना अपना भाई, हाँ सही चल रहा है। तो 3a + 11 आपके पास हो गया। इसको आपने सॉल्व किया तो आपके पास a की वैल्यू आ गई 11/3। लीजिए आपने a की वैल्यू निकाल ली। अब a की वैल्यू आ गई तो आपके पास दो इक्वेशन है, या तो ये वाली
वाली या तो ये वाली, दोनों में से कोई सा भी इक्वेशन इस्तेमाल कर लीजिए। चलिए हम सेकंड वाली इक्वेशन इस्तेमाल कर लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड इक्वेशन a माइनस बी की वैल्यू 3 के बराबर है। हमने अभी अभी a की वैल्यू निकाली है 11/3, तो यहां पे हम 11/3 रख देते हैं, तो 11/3 माइनस बी इज इक्वल्स टू 3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, माइनस बी को उस तरफ भेजा, 3 को इस तरफ ले आए हम, तो 11/3 माइनस 3 इक्वल टू बी। एलसीएम ले लिया हमने, 3 और 1 का एलसीएम हो गया 3, ऊपर 11 रहेगा, यहां पे 9 बन जाएगा। इसको सॉल्व किया तो ये बनेगा 2/3, तो हमारे पास b की वैल्यू जो है वो आ चुकी है 2/3। तो कुछ इस तरीके से हम इस टाइप के सिंपल क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। मेन लॉजिक ये रहता है कि ऑर्डर्ड पेयर में पहला एलिमेंट पहले के इक्वल होगा और दूसरा एलिमेंट दूसरे के इक्वल होगा। आपको रिलेशन बना लेना है कि भाई 2a प्लस बी जो है 8 के बराबर हो गया, a माइनस बी 3 के बराबर हो गया। मैंने जानबूझ के इन दोनों इक्वेशंस को ऐड किया क्योंकि यहां पे प्लस बी था, यहां पे माइनस बी था, जब वो ऐड होंगे एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। तो देखो ऐड किया तो प्लस बी ने माइनस बी को कैंसिल कर दिया, ये 2a जब a के साथ जुड़ा तो 3 बना देगा, यहां पे 8 था 3 था, क्या बना देगा 11। सॉल्व किया तो आंसर आया 11/3। इस 11/3 को हमने सेकंड इक्वेशन में पुट कर दिया a की जगह, उसको फर्दर हमने सॉल्व किया तो आंसर आया b का 2/3। तो कुछ इस टाइप का सॉल्यूशन इसका बनता है। इसी में फोर्थ में आपके पास सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में भी सेम लॉजिक है, भाई आप पहले ऑर्डर्ड पेयर को पहले से इक्वेट कर देना, सेकंड मतलब ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से और सेकंड एलिमेंट को सेकंड से। दो इक्वेशंस बनेंगी। भाई आपने क्लास 9th क्लास 10th में ही लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ रखा है, आप उसको सॉल्व करिएगा, आंसर आपके सामने आ जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, हो जाएगा। प्लीज आप इसको खुद से ट्राई करिएगा। चलिए भाई फोर्थ क्वेश्चन के सेकंड पार्ट के बाद बढ़ते हैं हम फिफ्थ क्वेश्चन पे। तो फिफ्थ क्वेश्चन कुछ ऐसा है, हमारे पास एक सेट ए दिया गया है 1 2 3 4 5 और एक सेट एस दिया गया है x, y सच दैट x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू a। फाइंड द ऑर्डर्ड पेयर विच सैटिस्फाई द कंडीशंस गिवन बिलो। चलिए ध्यान से देखिएगा क्या क्या चीजें यहां पे हो रही हैं। पहले हम गिवन लिखते हैं। तो गिवन में हमारे पास एक सेट ए है, क्या है ये है 1 2 3 4 और 5। ठीक है, हमारे पास एक सेट एस है। एस सेट का एलिमेंट हमें कुछ ऐसा दिया गया है कि x, y ऑर्डर्ड पेयर बनेगा और इसमें जो है x बिलोंग करेगा a को और हमारा y भी किसको बिलोंग करेगा, a को बिलोंग करेगा। और हमें एक एक पार्ट में कंडीशंस दी गई है। चलिए एक एक करके कंडीशंस को हम डील करते हैं। फर्स्ट कंडीशन हमें क्या दी गई है? फर्स्ट कंडीशन हमें यह दी गई है कि हमारा जो x प्लस y है ये 5 के बराबर होना चाहिए। तो हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है फाइंड द ऑर्डर्ड पेयर। फाइंड द ऑर्डर्ड पेयर मतलब हमें ये चीज फाइंड करनी है भाई x, y ये जो ऑर्डर्ड पेयर्स है ना, हमें ये चीजें फाइंड करनी है और वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करती है कि जब x और y को मैं जोड़ूं तो 5 बने। लेकिन यहां पे एक कंडीशन है कि x और y दोनों ही किस सेट में से आने चाहिए? x और y दोनों के दोनों ही किस सेट से आने चाहिए? a वाले सेट से आने चाहिए। तो चलिए हम आइडेंटिफाई करना स्टार्ट करते हैं। मेरे हिसाब से जो सबसे पहला ऑर्डर्ड पेयर मुझे दिख रहा है, क्योंकि मैं 1 और 4 को जोड़ता हूं तो क्या बनता है? 5 बनता है। तो सबसे पहला ऑर्डर्ड पेयर मुझे 1, 4 दिख रहा है। लेकिन यहां पे एक और चीज, अगर मैं इसी चीज को एक्सचेंज कर दूं, 1 + 4 की जगह अगर मैं 4 + 1 कर दूं तो भी मुझे 5 मिलेगा, यानी कि मुझे एक और ऑर्डर्ड पेयर मिल जाएगा 4, 1। समझ में आ रही है बात? और अगर ये 1 4 या 4, 1 को देखोगे तो ये दोनों ही एलिमेंट सेट ए में है, यानी कि हमारे कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो हमें 2 ऑर्डर्ड पेयर मिल गए। चलिए ऐसे ही और ऑर्डर्ड पेयर है हमारे पास। जैसे अगर हम 2 और 3 को जोड़ते हैं तो हमें कितना मिलेगा? 5 मिलेगा, यानी कि एक ऑर्डर्ड पेयर हो गया 2, 3। लेकिन इसी को अगर मैं एक्सचेंज कर दूं और मैं 3 और 2 को जोड़ूं तब भी मुझे कितना मिलेगा? 5 मिलेगा, यानी कि अगला ऑर्डर्ड पेयर हो चुका है 3, 2। ऐसे ही हमें और भी पहचानने हैं। तो मेरे हिसाब से 1 4 4 1 2 3 3 2 हो गया। कोई और ऐसा ऑर्डर्ड पेयर बन रहा है क्या? 1 3 में जोड़ोगे, दोनों का सम 5 होना चाहिए। कंडीशन क्या है? दोनों का सम 5 होना चाहिए। कोई और बन रहा है तो देख लेते हैं भाई। 1 में हमने 4 जोड़ा तो 5 बन गया, 4 में 1 जोड़ा तो 5 बन गया, 2 में हमने 3 जोड़ा तो 5 बन गया, 3 में 2 जोड़ा तो 5 बन गया। ठीक है, ये हो गया 4 के साथ। मेरे हिसाब से कोई और ऑर्डर्ड पेयर नहीं है, यानी कि सिर्फ यही 4 ऑर्डर्ड पेयर जो हैं आपके यहां पे बनेंगे जो कि इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अब यहां पे जो आपका S वाला सेट है, पता है उसमें कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे? उसमें वैसे तो इसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, उन्होंने सिर्फ पूछा था आपसे कि कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। तो भाई ये 4 ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे जो हमारे इस पर्टिकुलर रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे। इस टाइप के हमारे पास और भी ढेर सारे क्वेश्चन, मतलब और भी मल्टीपल पार्ट हैं फिफ्थ में ही। चलिए उन मल्टीपल
मल्टीपल पार्ट्स को देख लेते हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। सिर्फ ये 4 ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे इस केस में। चलिए बढ़िया, तो ये हमारा निपट गया फर्स्ट पार्ट। बढ़ते हैं और भी पार्ट्स पे, एक सेकंड इसको मिटा लेते हैं क्योंकि वो गिवन इंफॉर्मेशन अपने को काम आएगी। ठीक है, चलो चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट, यहां पे इंफॉर्मेशन दी गई है कि मैं लिखता हूं इंफॉर्मेशन हमें ये x प्लस वाई जो है आपका क्या है, वो 5 से छोटा है। तो भाई हमें ऐसे ऑर्डर्ड पेयर पता करने हैं जिनको ऐड करने पे 5 से आपका सम 5 से छोटा मिले। सबसे पहला जो मैं समझ पा रहा हूं 1 प्लस 1 क्यों, तो 1 प्लस 1 2 होता है और 2 5 से छोटा है। तो पहला ऑर्डर्ड पेयर मेरे हिसाब से जो बन जाएगा वो 1,1 बन जाएगा। अब आप बोलेंगे कि सर दोनों सेम हो सकते हैं। यस, दोनों सेम हो सकते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट में आप जानते हैं। इसके बाद हम 1 के साथ एक और कर लेते हैं, 1 के साथ हम 1 प्लस 2 कर लेते हैं। 1 प्लस 2 3 होता है, वो भी 5 से छोटा है। तो अगला ऑर्डर्ड पेयर 1,2 है। एक हम 1 प्लस 3 कर लेते हैं, ये भी क्या है, ये 4 होता है और 4 5 से छोटा है। तो अगला ऑर्डर्ड पेयर क्या हो गया भाई, 1,3 हो गया। आई होप चीजें क्लियर है आपको। चलिए 1 पे आप 4 नहीं कर सकते बिकॉज 1 प्लस 4 5 हो जाएगा, तो 5 के इक्वल आ जाएगा। अब आते हैं हम 2 पे। ठीक है, तो 2 पे अगर आप करेंगे तो सबसे पहले 2 प्लस 1 करते हैं, वो हो जाएगा 3, वो 5 से छोटा है। तो अगला ऑर्डर्ड पेयर जो है 2,1 हो जाएगा। उसके बाद 2 प्लस 2 कर लेते हैं, ये होता है 4, ये भी 5 से छोटा है। तो अगला ऑर्डर्ड पेयर जो है 2,2 हो जाएगा। सही है, 2 प्लस 3 नहीं कर सकते बिकॉज दैट विल बी 5, तो कहानी गड़बड़ा जाएगी। 3 में देख लेते हैं भाई, अगर हम 3 में देखें तो 3 प्लस 1 करते हैं तो क्या होगा 4, जो कि 5 से छोटा है। तो अगला ऑर्डर्ड पेयर 3,1 हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपके ऑर्डर्ड पेयर बन गए। 3 प्लस 2 नहीं कर पाएंगे, वो 5 हो जाएगा, 5 के बराबर हम नहीं कर सकते हैं। तो ये आपके गिवन ऑर्डर्ड पेयर जो है आपके आंसर बन जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से हमने सेकंड पार्ट को भी सॉल्व कर लिया। आई होप ये सोल्यूशन भी आपको क्लियर है। सेकंड पार्ट को करने के बाद हम बढ़ सकते हैं थर्ड पार्ट पे। चलिए भाई, तो सेकंड पार्ट के सोल्यूशन को मैं मिटाता हूं, गिवन इंफॉर्मेशन को रखता हूं, वो काम आएगा और हमारा थर्ड पार्ट हम सॉल्व करेंगे। चलो भाई, थर्ड पार्ट क्या है, ये रहा हमारे पास थर्ड पार्ट कि x प्लस वाई का सम 8 से बड़ा है। तो थर्ड पार्ट में हमें बोला गया है कि जब दो नंबर्स को आप जोड़ते हैं तो आंसर जो है 8 से बड़ा आता है। सबसे पहला जो मैं सोच पा रहा हूं यह है 5 प्लस 5, बिकॉज 5 प्लस 5 क्या होता है 10, और 10 8 से बड़ा है। तो पहला ऑर्डर्ड पेयर क्या बन गया 5,5 बन गया। ऐसे ही एक हो जाएगा 5 प्लस 4 क्या हो गया 9, और 9 भी 8 से बड़ा है। तो अगला ऑर्डर्ड पेयर 5,4 बन गया। एक और ऑर्डर्ड पेयर आ जाएगा 4 प्लस 5 जो कि बन जाएगा 9, और 9 वापस से 8 से बड़ा है। तो अगला ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा 4,5। ये 3 ऑर्डर्ड पेयर आपके बन चुके हैं जो कि थर्ड कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। इसके अलावा कोई भी ऑर्डर्ड पेयर आप देखेंगे तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 होता है खत्म और हम बढ़ सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। चलिए भाई, तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें वापस एक सेट बिल्डर फॉर्म दिया गया है और हमें बोला गया है, कंडीशन हम देखते हैं, हमें बताया गया है कि भाई आपका जो x, y है ये आपका होल नंबर है, और ये दी गई है आपकी कंडीशन कि जब x का स्क्वायर करते हैं और y का स्क्वायर करते हैं तो ये स्क्वायर का सम जो है 25 आ रहा है। हमें फाइंड करना है डोमेन एंड रेंज ऑफ R। हमें क्या फाइंड करना है, ये जो रिलेशन R है इसका डोमेन फाइंड करना है और रेंज फाइंड करना है। तो पहले तो हमें ऐसे होल नंबर ढूंढने पड़ेंगे जिनका सम ऑफ स्क्वायर 25 के बराबर आता है। सबसे पहला होल नंबर जो मैं ढूंढ पा रहा हूं, मतलब मैं जो ऑर्डर्ड पेयर ढूंढ पा रहा हूं, मैं ऑर्डर्ड पेयर के रूप में आंसर लिखूंगा। सबसे पहला ऑर्डर्ड पेयर है मेरे हिसाब से 0,5। 0 और 5 दोनों ही होल नंबर है, आप जानते हैं। और ये क्यों होगा, तो ये देखिए ये रिलेशन सेटिस्फाई करेगा। 0 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर क्या बन जाएगा भाई, 0 का स्क्वायर बनेगा 0, 5 का स्क्वायर बनेगा 25। सम करेंगे तो आपका आंसर कितना आ गया 25, और यहां पे भी क्या है आपके पास 25 है, तो इसीलिए 0,5 बनेगा। अच्छा, अगर 0,5 बन सकता है तो मेरे हिसाब से भाई 5,0 भी बन सकता है, बिकॉज अगर आप 5 का स्क्वायर कर दें 0 का स्क्वायर कर दें तो ये बनेगा 25 प्लस 0, और आंसर आ जाएगा वापस से क्या 25। तो 5,0 भी हो सकता है। सर ऐसे कोई और होल नंबर है क्या जो इसको सेटिस्फाई करेंगे, बिल्कुल है। एक और होता है, अगर पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपको याद है 3,4, अगर आप 3 का स्क्वायर करें और यहां पे आप 4 का स्क्वायर करें तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। सिमिलरली एक और इसका इंटरचेंज कर दें आप 4,3 कर दें, अगर इसमें आप चेक करें तो 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर कितना बनेगा भाई 16 प्लस 9, अगेन आंसर कितना आ गया 25 आ गया। तो ये एक और ऑर्डर्ड पेयर होगा।
सर हम क्या इसके अलावा ऑर्डर्ड पेयर ढूंढ सकते हैं? तो आप नहीं ढूंढ पाएंगे, क्योंकि यहां पे कंडीशन है एक्स और वाई क्या होने चाहिए, होल नंबर। ऐसे तो कायदे से -5, 0 भी इसको सेटिस्फाई कर देगा, बट -5 हम ले नहीं सकते ना, क्योंकि हमें होल नंबर्स में ही बातें करनी है। तो सिर्फ ये 4 ऑर्डर्ड पेयर आपके रिलेशन में आएंगे। यानी कि ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में मैं लिखूं, ये सेट बिल्डर फॉर्म था, अब मैं रोस्टर फॉर्म में अगर लिखता हूं तो इसके एलिमेंट आ जाएंगे 0,5, अगला एलिमेंट आ जाएगा 5,0, उसका अगला एलिमेंट आ जाएगा 3,4 और उसका अगला एलिमेंट आ जाएगा 4,3। ये बढ़िया से आपके एलिमेंट्स आ गए। अब यहां पे अगर आप डोमेन निकालना चाहते हो तो डोमेन का मतलब क्या होता है? डोमेन का मतलब होता है जो ऑर्डर्ड पेयर में आगे वाले एलिमेंट्स हैं, ऑर्डर्ड पेयर में जो आगे वाले एलिमेंट्स हैं। तो भाई आगे वाले एलिमेंट है 0, 5, 3, 4, ये आपका क्या बन गया भाई? ये आपका डोमेन बन गया। और अगर आप इस रिलेशन का रेंज निकालना चाहते हैं तो रेंज का मतलब होता है पीछे वाले एलिमेंट्स का सेट। तो पीछे कौन कौन है? 5 है, 0 है, 4 है और 3 है। यह आपका बन चुका है रेंज। तो कुछ इस तरीके से हम इस सिंपल से क्वेश्चन का आंसर करेंगे। आई होप कि आपको सोल्यूशन जो है समझ में आया होगा। यह रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद हम बढ़ सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 भी कुछ उसी टाइप का क्वेश्चन है, समझते हैं हम। हमारे पास R1 एक रिलेशन है, रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर है x, y। कंडीशन ये दी गई है कि y जो है 2x + 7 के बराबर है। आपका x रियल नंबर है और x की जो वैल्यू है वो -5 और +5 के बीच में है। आपको ये एक रिलेशन दिया गया है, तो आपको इस रिलेशन का डोमेन एंड रेंज फाइंड करना है। आपको इस रिलेशन का क्या फाइंड करना है? डोमेन एंड रेंज फाइंड करना है। चलिए हम समझते हैं। तो भाई हमारे पास रिलेशन क्या है? हमारे पास रिलेशन है R1। इसका जो एक ऑर्डर्ड पेयर है वो क्या है? x, y। और इस ऑर्डर्ड पेयर की कंडीशन क्या दी गई है कि y जो है वो 2x + 7 के बराबर है। ये ऑर्डर्ड पेयर की क्या दी गई है? कंडीशन दी गई है। साथ में हमें यहां पे ये बोला गया है कि हमारे पास x की भी कंडीशन है। x क्या है भाई? x जो है वो -5 से बड़ा है और हमारे +5 से छोटा है या बराबर है। ये हमारे x की कंडीशन दी गई है। सबसे पहले हमें बोला गया है कि भाई आप हमें डोमेन फाइंड करके दिखाएं। अच्छा, डोमेन का मतलब क्या होता है? डोमेन का मतलब होता है आपका इनपुट, यानी जो आपका रिलेशन होता है उसमें जो ऑर्डर्ड पेयर होता है x, y, उसमें जो x क्या क्या वैल्यूज ले सकता है वो बनता है आपका डोमेन। अरे सर वो तो हमें क्वेश्चन में ही दिया गया है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये जो आपकी चीज दी गई ना x की कंडीशन, यही एक्चुअली आपका डोमेन है। तो डोमेन के लिए आपको कोई मेहनत नहीं करनी है, क्वेश्चन में ही आपको डोमेन दे दिया गया है कि भाई आपका जो डोमेन है वो x है और वो -5 से बड़ा है और +5 से क्या है? छोटा है। मैंने आपको इंटरवल्स का एक कॉन्सेप्ट सिखाया था कि इंटरवल्स तब वैलिड होते हैं अगर कोई नंबर रियल होता है। अब यहां पे x एक ऐसा रियल नंबर है जो -5 से बड़ा या बराबर है और +5 से छोटा या बराबर है। तो अगर मैं इसको इंटरवल के रूप में लिखूं तो मैं लिख सकता हूं x बिलोंग्स टू, दोनों तरफ ही आपका क्लोज्ड ब्रैकेट आ जाएगा। तो क्लोज्ड ब्रैकेट का कॉन्सेप्ट आपको याद होगा। तो इस तरीके से हमने हमारे फंक्शन का, फंक्शन तो नहीं, रिलेशन का एक्चुअल डोमेन लिख दिया। लेकिन यहां पे बात आती है सर रेंज क्या होगा? भाई रेंज को निकालने के लिए आप देखिए, डोमेन को निकालने के लिए आप x की बातें करते हैं, तो रेंज को निकालने के लिए आप किसकी बातें करेंगे? y की बातें करेंगे। चलिए हम इसकी बातें करते हैं। अब y की रेंज मतलब y की वैल्यूज, पॉसिबल वैल्यूज हम कैसे निकालेंगे? तो ये कुछ ऐसे निकालेंगे हम जानते हैं हमारा डोमेन क्या गिवन है। हमारा डोमेन गिवन है कि भाई हमारा जो x है वो -5 से बड़ा है और +5 से छोटा है, यही है ना? +5 से छोटा या बराबर है। मेरा मन हो रहा है कि मैं इस पूरी इक्वेशन में हर टर्म में 2 का मल्टीप्लाई कर दूं। मैंने क्या मन हुआ मेरा कि मल्टीप्लाइंग एंटायरली बाय 2, मल्टीप्लाइंग एंटायरली बाय 2, यानी कि हर पार्ट को, ये जो इनइक्वेशन है, इक्वेशन नहीं है तो इनइक्वेशन है, इसमें हर हिस्से को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। तो -5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो -10 बन गया, x को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2x बन गया और 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10 बन गया। कारण आपको समझ में आएगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। अब मेरा मन हो रहा है कि सभी हिस्सों में 7 को ऐड कर दूं, ऐड 7। अब क्या मन हुआ मेरा कि भाई सभी जगह में क्या ऐड कर दूं? 7 को ऐड कर दूं। चलो भाई ऐड कर देते हैं 7 को। तो -10 में मैंने 7 ऐड कर दिया, यहां पे 2x में मैंने क्या ऐड कर दिया? 7 ऐड कर दिया, और यहां पे मैंने 10 में क्या ऐड कर दिया? भाई 7 ऐड कर दिया। तो मैंने ऐसे एडिशन कर दिया। अब इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करते हैं। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो -10 + 7 क्या हो गया? -3 हो गया। ठीक है,
ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन। बीच में क्या है भाई, बीच में है 2x प्लस 7, ठीक है भाई, और इधर क्या है 10 प्लस 7 17 है, यानी कि आपका 2x प्लस 7 -3 और 17 के बीच में लाई करेगा। लेकिन सर ये 2x प्लस 7 आखिर था कौन? तो सर 2x प्लस 7 तो एक्चुअली हमारा y था, यानी कि हमारा जो y है वो क्या है, वो -3 से बड़ा है या बराबर है, और प्लस 17 से छोटा है या बराबर है। ये y ही हमारा क्या है, y ही हमारे फंक्शन की रेंज है। मैंने आपको बोला था अगर आपको डोमेन देखना है तो x पे देखिए, और आपको रेंज देखना है तो y पे देखिए, यानी कि आपका रेंज जो है फंक्शन का -3 और 17 के बीच में लाई करता है या उनके इक्वल भी हो सकता है। अगर हम इसको इंटरवल के रूप में लिखना चाहते हैं तो -3 पे देखिए इक्वल टू का साइन है, तो -3 पे भी क्लोज ब्रैकेट बनेगा, 17 पे भी इक्वल टू का साइन है तो 17 पे भी क्लोज ब्रैकेट बनेगा। तो इंटरवल के रूप में आपका रेंज ये आ चुका है और डोमेन आपका ये आ चुका है। एग्जाम में ऐसे ही आपको सॉल्व करके डोमेन और रेंज दोनों निकालने हैं और इंटरवल्स के रूप में निकालने हैं। आई होप कि ये पूरा क्वेश्चन जो है आपको समझ में आया होगा, और एक बढ़िया एक नया क्वेश्चन था जो आपके एनसीईआरटीज में शायद ही आपको मिलेगा, बट यस दिस इज आल्सो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, तो मेरे हिसाब से क्लैरिटी हो गई होगी। एग्जाम में इस टाइप के ढेर सारे क्वेश्चन आपको मिलते हैं, एग्जाम्पलर से क्वेश्चंस आते हैं। चलिए भाई 7th क्वेश्चन के बाद बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 वापस से एक सेट बिल्डर फॉर्म है और हमें एक रिलेशन दी गई है जिसका ऑर्डर्ड पेयर है x, y। हमें यहां पे ये बताया गया है कि भाई x और y इंटीजर्स हैं, तो लिखते चलते हैं हम x और y किसको बिलोंग करते हैं, इंटीजर्स। इंटीजर का सिंबल कैपिटल Z होता है, और ये जो इंटीजर्स है एक रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं। रिलेशन क्या है, रिलेशन ये है कि अगर मैं x का स्क्वायर कर दूं, y का स्क्वायर कर दूं तो मुझे मिलेगा 64। ये इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो आपको बेसिकली इस रिलेशन को फाइंड करना है, यानी कि आपका सेट बिल्डर फॉर्म आपको गिवन है, आपको इसका रोस्टर फॉर्म बनाना है। ठीक है, देखिए बहुत आसान काम है ये, इस रिलेशन को फाइंड करना। भाई हमें क्या कंडीशन दी गई है, हमें ये कंडीशन दी गई है कि x का स्क्वायर करें, y का स्क्वायर करें तो हमें मिलेगा 64। मेरे पास नंबर आ गया, पता है क्या है, अगर मैं x की जगह 0 रख दूं, y की जगह मैं 8 रख दूं और मैं इसको सॉल्व करूं तो 0 का स्क्वायर 0, 8 का स्क्वायर 64, ऐड होके कितना आया 64 आया। यानी मैं x की जगह 0 रख सकता हूं और y की जगह क्या रख सकता हूं, 8 रख सकता हूं। तो पहला ऑर्डर्ड पेयर जो है पता है क्या आ जाएगा, पहला ऑर्डर्ड पेयर आ जाएगा 0,8। अच्छा 0,8 का मैं उल्टा भी कर सकता हूं, मैं 8,0 भी कर सकता हूं, बिल्कुल सही सोचा आपने। भाई आपका x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 64 है, ऐसा करिए आप x की जगह 8 रख दीजिए और y की जगह क्या रख दीजिए, 0 रख दीजिए। आप इसको सॉल्व करिए, 8 स्क्वायर हो गया 64, 0 स्क्वायर हो गया 0, 64 प्लस 0 वापस से कितना मिला, 64 मिल गया। यानी कि जो अभी x की जगह 8 पुट किया, y की जगह 0 पुट किया, यानी कि जो दूसरा ऑर्डर्ड पेयर है वो क्या हो जाएगा, 8,0 हो जाएगा। अभी कहानी खत्म नहीं होती है, ये इंटीजर्स हैं। ऐसा हमने एक और क्वेश्चन किया था कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 25 था, एक क्वेश्चन किया था, पर वहां पे x और y होल नंबर थे तो हम नेगेटिव में नहीं जा पा रहे थे। अभी ये इंटीजर बोल रहा है तो हम नेगेटिव में भी जा सकते हैं। तो एक बार हमने 0880 ले लिया, अब मेरा मन हो रहा है क्यों ना मैं एक बार x की जगह -8 पुट करके देख लूं और y की जगह 0 पुट करके देख लूं। चलो चेक कर लेते हैं 64 होता है कि नहीं होता। भाई -8 का होल स्क्वायर, 0 का होल स्क्वायर, -8 का होल स्क्वायर प्लस 64, आप जानते ही होंगे कि नेगेटिव का होल स्क्वायर पॉजिटिव होता है। एडिशन किया तो वापस से कितना आंसर आया, 64 आया। तो लीजिए यहां पे भी मैचअप कर गया, यानी कि एक और ऑर्डर्ड पेयर है -8,0 और सिमिलरली एक और ऑर्डर्ड पेयर होगा। अब ये ऑर्डर्ड पेयर आप खुद सॉल्व करिएगा, वो होगा 0,-8। अगर आप 0,-8 को भी पुट करेंगे तो आपके इस रिलेशन को वो जस्टिफाई करेगा। आप खुद इसको चेक करिएगा। ये 4 एलिमेंट्स बनेंगे बढ़िया जो आपके इस रिलेशन में आएंगे, इनको आप ऐसे करली ब्रेसेस में क्लोज कर दीजिए तो ये बन गया आपका सेट। और सेट मतलब कह लो रिलेशन, और इस रिलेशन का नाम R2 है। तो R2 रिलेशन जो है आपके सामने बन के आ चुका है। अगर वो इसका डोमेन पूछते हैं, रेंज पूछते हैं, तो आप जानते हैं डोमेन बताते समय आप ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट वाले एलिमेंट्स को अकाउंट करेंगे और रेंज बताते समय आप रिलेशन के सेकंड वाले एलिमेंट्स को ऑर्डर्ड पेयर से अकाउंट करेंगे। तो इस तरीके से जो है आपका ये रिलेशन निकल जाएगा। यहां पे इंटीजर था इसीलिए नेगेटिव वाले आए। जब हमने x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 किया था वहां पे होल नंबर था, सिर्फ इसीलिए पॉजिटिव वाले आए थे। चलिए यह आपका क्वेश्चन नंबर 8 होता है यहां पे खत्म। बढ़ सकते हैं हम अगले क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 कुछ आपको
थोड़ा सा अलग कुछ दिया गया है, मैं आपको समझाता हूं कि ये है क्या। जनरली इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। ये भी एक रिलेशन के रूप में दिया गया। रिलेशन कुछ ऐसा है, x कॉमा यहां पे उन्होंने कुछ ये सिंबल इस्तेमाल कर लिया है और यहां पे उन्होंने बोला है ये सिंबल का मतलब सच दैट होता है, तो कोई ऐसा जरूरी नहीं कि आप यही बनाए, आप ये सिंबल भी बना सकते हैं। और उन्होंने बोला कि x रियल नंबर है तो x बिलोंग्स टू r कर दिया मैंने, ठीक है। वो आपसे कह रहे हैं कि ये रिलेशन है, ठीक है। तो आप इसका डोमेन फाइंड करके हमें दिखा दीजिए और आप हमें क्या करिए भाई, आप हमें इसका रेंज फाइंड करके दिखा दीजिए, ठीक है। वो ऐसा आपसे डिमांड कर रहे हैं। सुनिएगा ध्यान से, सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। भाई इस रिलेशन का ऑर्डर्ड पेयर क्या है, तो इस रिलेशन का ऑर्डर्ड पेयर है x कॉमा ये वाला सिंबल। किसी भी ऑर्डर्ड पेयर को मैं कैसा लिख सकता हूं, मैं उसको लिख सकता हूं x कॉमा y, आप जानते ही होंगे। यानी कि बेसिकली आपका x तो x हो गया और रिलेशन का जो पता है रूल है y इज इक्वल टू मॉड x, ये आपका बन गया रिलेशन का बढ़िया सा रूल। सर ये आपने कौन सा शब्द इस्तेमाल किया था, मॉड x। ये सिंबल जो होता है ना बच्चों, ये सिंबल होता है मॉडुलस का। आपने देखा होगा एनसीईआरटी आपने पढ़ी होगी, तभी आज आप एग्जाम्पलर सॉल्व कर रहे हैं। मॉडुलस एक ऐसा सिंबल होता है, वो क्या करता है, वो हर चीज को पॉजिटिव कर देता है। अगर मैं मॉड के अंदर -2 डालूंगा तो आंसर मुझे क्या मिल जाएगा, +2 मिलेगा। अगर मॉड के अंदर मैं -9.8 डाल दूंगा तो मुझे क्या आंसर मिल जाएगा, मुझे 9.8 आंसर मिल जाएगा। और अगर मॉड के अंदर मैं पॉजिटिव डालूंगा तो उसको कुछ नहीं करेगा, उसको एज इट इज आंसर देगा। तो मॉडुलस इज अ फंक्शन या इज अ रिलेशन जो कि आपके नेगेटिव चीज को हमेशा पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है एंड पॉजिटिव को एज इट इज रखता है। और अगर मैं 0 रखूंगा तो क्या मिलेगा, मुझे आंसर 0 मिलेगा। कोई परेशानी की बात है नहीं भाई इसमें। तो अभी हमें क्या करना है, हमें ये जो रिलेशन बढ़िया सा दिया गया है, इस रिलेशन में हमें डोमेन की बात करनी है, हमें इसमें बात करनी है रेंज की। तो सर हम कैसे बात करेंगे डोमेन की और हम कैसे बात करेंगे रेंज की, जरा आप हमें समझाइए। अच्छा तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डोमेन की। अगर आप डोमेन की बात करेंगे तो डोमेन का मतलब क्या होता है, डोमेन का मतलब होता है आपका इनपुट यानी कि आपका x। एक बात बताओ, ये जो आपका रिलेशन है जिसको मैंने ऐसे कन्वर्ट कर दिया है, आप जानते हैं ना किसी ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट को x, दूसरे एलिमेंट को y लिखते हैं, तो उन्होंने ऐसे दिया था पर मैंने उसको y लेके y इज इक्वल टू मॉड x कर दिया। तो ये बेसिक स्टेप है। तो डोमेन का मतलब होता है कि आप क्या क्या इनपुट कर सकते हैं। तो मैं बता दूं, ये जो फंक्शन है, ये जो रिलेशन है मॉड्यूलस, इसमें आप x की जगह कुछ भी इनपुट कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। इनफैक्ट उन्होंने आपको क्वेश्चन में ही लिख के दे दिया है कि x क्या हो सकता है, रियल नंबर हो सकता है, कोई भी रोक टोक नहीं है भाई। आप सारे के सारे रियल नंबर डाल दो x में, यानी कि आपका जो डोमेन हो जाएगा वो एक्चुअली क्या है पता है, आपका डोमेन जो है एक रियल नंबर है। सारे के सारे रियल नंबर आप इनपुट कर सकते हैं इस रिलेशन में, कोई इशू नहीं है। लेकिन बात मेन आती है कि भाई इस फंक्शन के रेंज के बारे में आप हमें बताइए। देखिए अगर आप फंक्शन के रेंज की बात करते हैं तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि मॉड्यूलस फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो हर चीज को पॉजिटिव बदल देता है। अगर तुम नेगेटिव डालोगे तो आंसर पॉजिटिव देगा, पॉजिटिव डालोगे तो भी आंसर पॉजिटिव देगा, और 0 डालोगे तो आंसर क्या देगा, 0 डालेगा। तो भैया मॉड्यूलस फंक्शन का जो रेंज होता है वो हमेशा, अगर मैं रेंज को y से एक्सप्रेस करूं तो अगर मैं 0 डालूंगा तो ये आंसर 0 देगा, बाकी हर केस में ये 0 से बड़ा रहता है, 0 से छोटा कभी हो ही नहीं सकता। मॉड्यूलस फंक्शन की सबसे खास और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि मॉड्यूलस फंक्शन 0 से छोटा कभी भी नहीं हो सकता है, वो हमेशा 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। आप इसको यहां पे समझ सकते हैं, अगर आप 0 इनपुट करेंगे तो आंसर आपको 0 मिलेगा, उसके अलावा आप कोई भी वैल्यू इसमें इनपुट करो आंसर हमेशा आपको 0 से बड़ा मिलेगा। भाई आप इसमें नेगेटिव इनपुट करो, -2, -3, -4, या आप डेसिमल्स में नेगेटिव इनपुट करो, फिर भी वो उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा। आप उसमें डालिए पॉजिटिव नंबर तो उनको पॉजिटिव ही रखता है। यानी मॉड्यूलस फंक्शन की सबसे खास सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आंसर 0 से छोटा कभी नहीं होना है, या तो आंसर 0 होगा जब 0 इनपुट किया, या तो आंसर 0 से बड़ा होगा। ये चीज है इसके रेंज की बात। तो सर रेंज होगा y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लेकिन सर हम चाहते हैं कि आप इसको इंटरवल के रूप में दिखाएं, तो भाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कितना बड़ा, तो कितना भी बड़ा हो सकता है, इसीलिए हम ऐसा लिख देते हैं लेस देन इंफिनिटी। इंफिनिटी पे हम कभी भी इक्वल टू का साइन नहीं बनाते हैं। तो अगर आप इंटरवल के रूप में इसके रेंज को दिखाएंगे तो y बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी, ऐसे 0 पे आपका क्लोज ब्रैकेट आएगा कि भाई 0 इंक्लूडेड होगा, और इंफिनिटी पे आपका ओपन ब्रैकेट आएगा, क्योंकि हमें मालूम नहीं है ना किस दुनिया में सबसे बड़ा नंबर कौन है। तो इस तरीके से आप इस फंक्शन के रेंज को डिस्क्राइब या डिपिक्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ सवाल था, आई होप कि आपको जो 9th क्वेश्चन है ये क्लियर है, और इसके साथ मॉड्यूलस
मॉडुलस फंक्शन या मॉडुलस रिलेशन भी आपको समझ में आया है। चलिए, तो ये क्वेश्चन होता है खत्म। अब बढ़ सकते हैं हम किस क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे। चलिए देखिए, तो भाई यहां पे हमें चेक करना है कि ये जो हमें रिलेशंस गिवन है इन क्वेश्चंस के अंदर वो फंक्शन है या नहीं है। फर्स्ट वाले को देखते हैं हम। तो फर्स्ट वाले रिलेशन में हम देख सकते हैं कि 4 जो है वो 6 से रिलेटेड है, 3 जो है आपके 9 से रिलेटेड है, -11 जो है वो 6 से रिलेटेड है, और 3 जो है 11 से रिलेटेड है। तो यहां पे अगर आप फोकस करें तो एक एलिमेंट है 3। अब इस 3 एलिमेंट की खास बात क्या है, ये 3 एलिमेंट एक ही टाइम पे 9 से भी रिलेटेड है, और ये 3 एलिमेंट एक ही टाइम पे 11 से रिलेटेड है। अब प्रॉब्लम क्या हो गई, तो मैंने आपको फंक्शन के डेफिनेशन में बोला था कि एक रिलेशन फंक्शन तभी होता है जब हर एलिमेंट का एक यूनिक इमेज होता है, एक सिंगल इमेज होता है। यहां पे प्रॉब्लम यह है कि ये जो एलिमेंट है ना 3, इसका यूनिक इमेज नहीं है, इसके 2 इमेज हैं, एक इमेज 9 है, दूसरा इमेज 11 है। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये फंक्शन नहीं हो सकता है। फंक्शन होने के लिए हर एलिमेंट का यूनिक इमेज बनना चाहिए। यहां पे इस एलिमेंट का यूनिक इमेज नहीं है, इसके 2 इमेजेस हैं। दैट्स व्हाई दिस रिलेशन कैन नॉट बी अ फंक्शन। चलिए भाई, अभी हम फर्स्ट के बाद बढ़ते हैं सेकंड पे। सेकंड पे हमें बोला गया है x, x इज अ रियल नंबर। तो यहां पे हमारा जो रिलेशन है, इस रिलेशन में जो एलिमेंट है वो एलिमेंट कुछ इस प्रकार है, x, x। हम इसको ऐसा समझते हैं कि मान लीजिए हमारा ऑर्डर्ड पेयर है x, y, जैसा कि होता है। तो हमारा y किसके बराबर हो गया, हमारा y जो है x के बराबर हो गया। ये एक कंडीशन बन गई। तो ये बच्चों एक फंक्शन है। ये फंक्शन इसलिए है क्योंकि यहां पे ऑर्डर्ड पेयर को समझो जरा, ये ऑर्डर्ड पेयर है x, x। अगर आप यहां पे कुछ x की वैल्यू डालोगे, फॉर एग्जांपल 1, तो यहां पे दूसरा ऑर्डर्ड पेयर भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आप 2 डालोगे तो आंसर 2 आ जाएगा, 3 डालोगे तो आंसर 3 आ जाएगा। यहां पे x की वैल्यू आप वेरी करो, y की वैल्यू भी बदलेगी, और आपको ऐसा कोई भी x नहीं मिलेगा जिस पे 2 डिफरेंट वैल्यूज मिल जाए। मतलब हर एलिमेंट जो कि यहां पे x की जगह आएगा, उसका जो इमेज होगा वो भी क्या होगा, यूनिक होगा। ये सबसे खास बात है, इसीलिए यहां पे ये फंक्शन होगा। दिस विल बी अ फंक्शन, क्योंकि आप ऐसा कोई एलिमेंट ढूंढ नहीं पाओगे जिसके 2 इमेज हो। ठीक है, जैसे कि हम फर्स्ट क्वेश्चन में हम एक ऐसा एलिमेंट ढूंढ पा रहे थे 3, जिसके 2 इमेज हो रहे थे, इसीलिए वो फंक्शन नहीं था। पर यहां पे ऐसा एलिमेंट कोई आप नहीं ढूंढ पाओगे जिसके मल्टीपल इमेजेस हैं, इसीलिए ये फंक्शन होगा। ऐसे ही और भी क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे n, 1/n। इसको थोड़ा सा हम ऐसे लिखते हैं, यहां पे ऑर्डर्ड पेयर ये है। यहां पे समझो, यहां पे जो आपका फंक्शन है n, फंक्शन मतलब रिलेशन जो है, फंक्शन है कि नहीं वो हम चेक करेंगे, n, 1/n है। इसमें भी आप अगर ध्यान से देखेंगे, फॉर एग्जांपल n की जगह आपने 1 डाला तो आंसर क्या आ गया, 1/1, जो कि 1 होता है। आपने n की जगह 2 डाला तो 1/2 आपके पास मिल जाएगा। आपने 3 डाला तो 1/3 आपके पास मिल जाएगा। आप यहां पे डिफरेंट x की वैल्यूज डालते जाइए, n की वैल्यूज डालते जाइए, आपका जो उसका इमेज मिलेगा यूनिक मिलेगा। ऐसा कोई एलिमेंट आपको नहीं मिलेगा, फर्स्ट एलिमेंट ऐसा नहीं मिलेगा जिसके मल्टीपल इमेजेस एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, इसीलिए ये भी फंक्शन की कैटेगरी में आ जाएगा, हमें कोई इशू नहीं है। याद रखिएगा, अगर फंक्शन प्रूव नहीं करना है, अगर आपको बताना है कि भाई कोई चीज फंक्शन नहीं है, तो आपको ऐसा एलिमेंट ढूंढना पड़ेगा जिसके 2 या 2 से ज्यादा इमेजेस हो। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में था 3 के मल्टीपल इमेजेस थे। सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन में आप ऐसा कोई एलिमेंट नहीं ढूंढ पाएंगे जिसके मल्टीपल इमेजेस हो, इसीलिए आप उसको फंक्शन की कैटेगरी में डाल सकते हैं। अच्छा, ऐसा ही और भी क्वेश्चंस है हमारे पास, जैसे n, n²। अगेन ये भी फंक्शन की कैटेगरी में आएगा। आप एलिमेंट्स पुट करके देख सकते हैं, आप ऐसा कोई एलिमेंट नहीं ढूंढ पाएंगे जिसके मल्टीपल इमेजेस होंगे। चलिए, सिमिलरली आपके पास फिफ्थ क्वेश्चन है x, 3। ये बड़ा ही शानदार फंक्शन है, इसको देखो। यहां पे ऑर्डर्ड पेयर है x, 3। तो मान लीजिए मैंने x की जगह 1 डाला तो भी आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। x की जगह 2 डाला तो भी आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। x की जगह 3 डाला, फाइनल आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। मैंने x की जगह -1 डाल दिया, फाइनल आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। एक्चुअली इस ऑर्डर्ड पेयर की सबसे खास बात यह है कि जो सेकंड एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर का, यानी कि जो इमेज है उसकी वैल्यू फिक्स हो गई। तो बच्चों को लगता है कि सर ये फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि सर देखो 1 का भी इमेज 3 है, सर 2 का भी इमेज 3 है, 3 का भी इमेज 3 है, सर -1 का भी इमेज 3 है। एक्चुअली बच्चों ये भी फंक्शन होगा। फंक्शन में ये जरूरी नहीं है कि डिफरेंट एलिमेंट की इमेज सेम हो जाए, ये चल जाएगा। फंक्शन नहीं तब होता है जब एक एलिमेंट के मल्टीपल इमेज हो जाए। जैसे देखो, ऐसा नहीं हो सकता कि 3 का इमेज 3 हो जाए और 3 का इमेज
इमेज 4 हो जाए, ये चीज नहीं हो सकती अगर फंक्शन है तो, ठीक है। लेकिन ये चीज एक्सेप्टेबल है कि अलग अलग एलिमेंट हैं, उनके इमेज सेम है, दिस इज एक्सेप्टेबल, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो ये वाला जो केस है ना फिफ्थ वाला, उसमें ये हो रहा है कि भाई अलग अलग एलिमेंट के सेम इमेज आ रहे हैं, ये चलेगा। लेकिन ये नहीं चल सकता कि एक ही एलिमेंट के डिफरेंट इमेजेस आ जाए। तो आपका जो फिफ्थ वाला पार्ट है ये भी फंक्शन की कैटेगरी में फॉल करेगा। आप ऐसा कोई एलिमेंट नहीं ढूंढ सकते जिसके मल्टीपल इमेजेस हैं, फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरह। चलिए एक क्वेश्चन इसमें सिक्स वाला पार्ट जो है, अच्छा 5 ही पार्ट थे, चलो ठीक है भाई, हो गया खत्म। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें दो फंक्शंस दिए गए हैं, एक फंक्शन f है और एक फंक्शन g है, और हमें कुछ वैल्यूज फाइंड करने हैं। बहुत सिंपल है ये, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फंक्शन x f फंक्शन क्या दिया गया है, x स्क्वायर प्लस 7, और हमारे पास g फंक्शन जो दिया गया है वो दिया गया है 3x प्लस 5, ठीक है। सबसे पहले हमें बोला गया है कि आप हमें ये फाइंड करके दिखाइए f ऑफ 3 g ऑफ माइनस 5। f ऑफ 3 का मतलब ये है कि आप इस फंक्शन में, ये जो फंक्शन f है, इसमें आप x की जगह 3 पुट कर दें, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 7, और g ऑफ माइनस 5 का मतलब है कि इसमें आप x की जगह माइनस 5 पुट कर दें, तो 3 टाइम्स ऑफ माइनस 5 प्लस 5। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 3 स्क्वायर 9 बन गया, ये प्लस 7 बन गया, ये प्लस माइनस माइनस, ये माइनस 15 बन गया, ये प्लस 5 बन गया। सॉल्व करते हैं इसको, 9 प्लस 7 कितना हो गया, 16 प्लस 5 कितना हो गया, 21। 21 में से 15 घटाओगे दोगे तो आंसर कितना मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप आंसर कर सकते हैं। एक बार चेक कर लेते हैं सही है कि नहीं है, मेरे हिसाब से तो सही है। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर कितना हो गया, 6 हो गया। क्लियरिटी है आपको, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। चलिए इसमें सेकंड पार्ट भी हमारे पास, सेकंड पार्ट में हमें f ऑफ 1/2 इंटू g ऑफ 14 ये फाइंड करना है। यानी कि इसके हिसाब से आप देखोगे तो इस फंक्शन में x की जगह 1/2 पुट हो जाएगा, तो भाई यहां पे हो गया 1/2 का होल स्क्वायर, इसको एक ब्रैकेट में बंद करते हैं, और इसमें प्लस का हम करेंगे 7। g ऑफ 14 का मतलब क्या है, इस फंक्शन में x की जगह आप 14 पुट कर दीजिए, तो 3 टाइम्स ऑफ 14 हो गया, और ये प्लस 5 हो गया। चलिए सॉल्व करते हैं। 1/2 का होल स्क्वायर क्या हो गया, 1/4 हो गया। ये क्या है, ये है प्लस 7। 3 इंटू 14 कितना मिल जाएगा आपको, इतना मिल जाएगा 42 प्लस 5। इसको फर्दर यहाँ पे आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। चलिए भाई एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आप लेंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस 28 अपॉन 4। अब एलसीएम आपको तेजी में लेना आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 42 प्लस 5 कितना बन जाएगा, 47। 28 प्लस 1 बनेगा 29 अपॉन 4 इंटू 47। बच्चों अब इस कैलकुलेशंस को आप परफॉर्म करके देख लीजिएगा कि कितना आंसर आ रहा है। अब इन क्वेश्चंस में ऐसा कोई दम नहीं है, सिंपल आपको वैल्यूज पुट करनी है, उनको सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को मैं क्या ही सॉल्व करवाऊं आपको। देखिए थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या करना है भाई, आपको इसमें x की जगह -2 डालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। इसमें g की जगह -1 डालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। दोनों को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। कर लीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, आप पे छोड़ता हूं मैं ये क्वेश्चन नंबर, हाँ ये वाला फोर्थ वाला पार्ट मैं आपके लिए कर देता हूं। चलिए देखिए कैसे करेंगे। यहां पे है f ऑफ t माइनस f ऑफ -2, तो यहां पे फंक्शन में कोई वैल्यू नहीं दी गई है, एक और वेरिएबल दे दिया गया है, तो हम कुछ नहीं करेंगे। जहां पे x है उसको हम t से रिप्लेस कर देंगे। तो अगर f ऑफ t की बात करूं मैं तो ये हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 7, और f ऑफ -2 की बात करूं मैं तो x की जगह -2 डाल दो, 3 टाइम्स ऑफ -2 प्लस 5। इसको हम सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 7, ब्रैकेट में बंद रहने देते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, -6 प्लस 5। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा t स्क्वायर प्लस 7 -6 प्लस 5 कितना बन गया, -1, और -1 प्लस 1 कितना बन गया, +1। इसको सॉल्व कर लोगे तो बन जाएगा t स्क्वायर प्लस 8। तो कुछ इस तरीके से क्या किया आपने, फंक्शन की ये पर्टिकुलर चीज की जो वैल्यू है आपने वो निकाल ली। हाँ आंसर ऑब्वियसली t में आएगा, क्योंकि यहां पे फंक्शन f के अंदर भी क्या डाला गया था, t डाला गया था। ठीक है भाई, क्लियर है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको। सिमिलरली एक ये पार्ट है, फिफ्थ वाला पार्ट, आप इसको खुद से सॉल्व करेंगे। f ऑफ t में से f ऑफ 5 को आपको घटाना है, और उसको फिर t माइनस 5 से क्या करना है, डिवाइड करना है। कर लोगे, इसको मैं आपके लिए होमवर्क डाल रहा हूं, इतना कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, सिंपल सोल्यूशन करना है, हो जाएगा, यकीन मानिए। नहीं हो तो बताइएगा, मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन को जरूर लूंगा, पर कुछ क्वेश्चंस मैं आप पे छोड़ता हूं कि आप उनको सॉल्व जरूर किया करें। बढ़ते हैं अगले सवाल, क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास वापस से दो फंक्शंस हैं। कौन से फंक्शंस हैं भाई, हमारे पास दो फंक्शन है। पहला फंक्शन है fx। fx क्या दिया गया है, fx दिया गया है हमें 2x प्लस 1, और एक है हमारे पास gx। gx हमें क्या दिया गया है, 4x माइनस 7, और हमें फर्स्ट पार्ट में बोला गया है कि भाई आपका जो fx है वो gx के इक्वल हो गया। तो आप हमें ये सॉल्व करके दिखाइए, आप हमें x की वैल्यूज निकाल के दिखाइए। कोई बात नहीं, हम दोनों को इक्वेट कर देते हैं भाई। fx क्या है आपके पास,
2x प्लस 1 है, gx क्या है आपके पास 4x माइनस 7 है, सॉल्व करना है, 2x को इस तरफ भेजा, माइनस 7 को इस तरफ ले आया तो 1 प्लस 7 हो गया, ये हो जाएगा 4x माइनस 2x, 1 प्लस 7 8 बन जाएगा, 4x माइनस 2x 2x बन जाएगा, हमने 2 से कैंसिल कर दिया तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, यानी कि हमने फर्स्ट पार्ट को सॉल्व किया और x की वैल्यू कितनी आ गई है 4 आ गई है। बस इतना ही करना था इस पार्ट में। बढ़ते हैं सेकंड पार्ट भी है इस क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट में आपको बोला गया है कि fx जो है gx से छोटा होना चाहिए। ठीक है भाई, fx क्या था, fx था आपके पास 2x प्लस 1, ठीक है, ये छोटा होना चाहिए gx से। gx क्या था 4x माइनस 7, क्या करेंगे हम माइनस 7 को इस तरफ ले आएंगे, 2x को उस तरफ भेज देंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 7, यहां पे हो जाएगा 4x माइनस 2x, 1 प्लस 7 बन गया 8, 4x माइनस 2x बन गया 2, 2 से हमने दोनों तरफ कैंसिल कर दिया तो x की वैल्यू क्या आ गई ग्रेटर देन 4। तो हम यहां पे देख सकते हैं कि इस पार्ट के लिए जो सोल्यूशन होगा कि हमारा x जो है वो 4 से क्या है भाई बड़ा है। बस इस तरीके से आप इसको आंसर कर देंगे, हो जाएगा। लेकिन हम इसको इंटरवल के भी रूप में लिख सकते हैं, यहां से सुनिए आप x ग्रेटर देन 4 भी लिख सकते हैं, या तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं x ग्रेटर देन 4, दोनों का मतलब सेम है। लेकिन इसको अगर मैं इंटरवल के रूप में लिखूं तो मैं लिखूंगा x बिलोंग्स टू 4 टू इंफिनिटी। मैंने 4 पे ओपन ब्रैकेट लगाया है बिकॉज यहां पे इक्वल टू का साइन नहीं है। आप जानते हैं क्लोज ब्रैकेट स्क्वायर वाला ब्रैकेट तब लगता है जब वो 4 के इक्वल होता है। अब 4 से कितना बड़ा, तो भाई 4 से इंफिनिटी तक कितना भी बड़ा हो सकता है, तो कॉमा इंफिनिटी आप लगा के छोड़ देंगे, ये आपका रियल नंबर बन पाया। क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने क्या लिखा था रियल नंबर। याद रखिए ये इंटरवल्स का यूज तभी होता है जब आपको ये मेंशन्ड हो कि भाई आपका x जो y है जो भी वेरिएबल है वो रियल नंबर है कि नहीं है। अगर वो रियल नंबर नहीं होगा तो आप इंटरवल का यूज नहीं कर सकते, और अगर वो रियल नंबर होगा तो बेझिझक आप इंटरवल्स का यूज करिए, क्लोज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट का यूज करिए। चलिए, तो ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 12। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो भाई क्वेश्चन नंबर 13 बहुत आसान है, इसको कहते हैं फंक्शंस के ऑपरेशन। बेसिकली यहाँ पे फंक्शन को ऐड, डिवाइड, सब्सट्रैक्ट ये सब करने को बोला गया है। तो फर्स्ट पार्ट पहले तो आप देखिए आपके पास दो फंक्शन है, एक फंक्शन f ये रहा और एक फंक्शन g ये रहा। फर्स्ट पार्ट में बोल रहे हैं f प्लस जी, तो आपको बेसिकली पता है क्या करना है, इन दोनों फंक्शंस को ऐड कर देना है। तो फंक्शन f क्या हो गया 2x प्लस 1 हो गया, फंक्शन g क्या हो गया x स्क्वायर प्लस 1 हो गया। अब ऐड कर दीजिए इसको, 1 प्लस 1 हो गया 2, मैंने लिख दिया x स्क्वायर प्लस 2x और 1 प्लस 1 क्या हो गया 2 हो गया। तो आंसर क्या आ गया भाई इन दोनों को ऐड करके x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। इतना आसान क्वेश्चन था ये। सिमिलरली इसके सेकंड पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट है f माइनस जी, हमें f में से g को सब्सट्रैक्ट करना है। तो चलिए हम लिखते हैं f क्या है हमारे पास, f है 2x प्लस 1, g क्या है आपके पास x स्क्वायर प्लस 1, हमने लिख दिया। इसको सॉल्व करते हैं, ये 2x प्लस 1 रहेगा, माइनस को अंदर भेज दीजिए, माइनस x स्क्वायर माइनस 1, प्लस 1 ने माइनस 1 को कैंसिल कर दिया, ये बचा 2x माइनस x स्क्वायर। तो फाइनल आंसर क्या बन गया 2x माइनस x स्क्वायर। सब्सट्रैक्शन है सिंपल फंक्शंस का। बढ़ते हैं थर्ड वाले पार्ट पे। थर्ड वाले पार्ट पे f इंटू जी है, फंक्शन f को g से मुझे मल्टीप्लाई करना है। भाई फंक्शन f क्या है, फंक्शन f है 2x प्लस 1, फंक्शन g क्या है x स्क्वायर प्लस 1। चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, पहले ये 2x इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होने जाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद ये प्लस का 1 इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होने जाएगा। सॉल्व कर देते हैं इसको, ये बन जाएगा 2x क्यूब, ये बन जाएगा 2x, ये बन जाएगा x स्क्वायर, ये बन जाएगा 1। बस इसको अरेंज कर दीजिए डिक्रीजिंग पावर्स में, 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। इस तरीके से जो है आपने फंक्शंस का प्रोडक्ट निकाल लिया है। कहाँ कोई तकलीफ हुई भाई, इतना आसान सवाल था ये भी। चलो एक और पार्ट कर लेते हैं, फोर्थ पार्ट, f अपॉन जी, फंक्शन f को g से डिवाइड कर देना है। तो इसमें कुछ टेंशन की बात नहीं, फंक्शन f हो गया 2x प्लस 1, फंक्शन g हो गया x स्क्वायर प्लस 1। अब इसमें आप कुछ भी सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, इसीलिए आप यहीं पे गाड़ी को रोक देंगे। चलिए, तो ये हमने चारों ही पार्ट सॉल्व कर लीजिए 13th के। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 बड़ा ही सिंपल सा है। तो आपको एक्चुअली एक फंक्शन दिया गया है कि फंक्शन का भाई क्या है, रूल क्या है, और आपको यहाँ पे डोमेन दिया गया है कि x की अलग अलग वैल्यूज क्या है। तो आपको इस फंक्शन को क्या करना है, आपको इसके फंक्शन के ऑर्डर्ड पेयर्स बताने हैं और फिर उसका जो है रेंज बताना है। बड़ा ही सिंपल काम है, आइए करते हैं हम। तो हमारे फंक्शन का रूल क्या है, x क्यूब प्लस 1। सबसे पहले ये जो आपका सेट x है, ये सेट x हो गया डोमेन का सेट। डोमेन मतलब आप क्या क्या फंक्शन में इनपुट कर सकते हो।
तो सबसे पहले हम x की जगह क्या इनपुट कर देंगे, -1। तो ये रहा हमारे पास फंक्शन, चलिए इसमें हम इनपुट कर देते हैं। तो f ऑफ -1 क्या हो जाएगा, -1 का क्यूब प्लस 1। हमने सॉल्व किया, -1 का क्यूब -1 प्लस 1, आंसर कितना आ गया, 0। यानी कि जब हमने -1 इनपुट किया, आंसर क्या आया, 0 आ गया। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या बन गया भाई, -1, 0 बन गया। ऐसे ही बाकी वैल्यूज पे हमें ऑर्डर्ड पेयर निकालने हैं। हमने x की जगह 0 रख दिया, यानी कि हमने फंक्शन f में x की जगह 0 रख दिया, ये रहा। तो ये 0 क्यूब प्लस 1 हो गया। 0 क्यूब 0 होता है, 0 प्लस 1, आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। यानी कि जब हमने 0 डाला तो आंसर हमें कितना मिला, 1 मिला। तो सेकेंड ऑर्डर्ड पेयर क्या हो गया, 0,1। ऐसे ही एक बार आपने x की जगह क्या डाल दिया, 3 डाल दिया। तो f के अंदर आपने 3 पुट कर दिया, ये हो गया 3 क्यूब प्लस 1। 3 क्यूब होता है 27 प्लस 1, आंसर कितना आ गया, 28। यानी कि जब आपने 3 डाला आपको कितना मिला, 28 आउटपुट मिला। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या हो गया, 3,28। अगला यहां पे है x की वैल्यू 9। तो जब आपने यहां पे f के अंदर 9 डाला तो आपने 9 का क्यूब करा, उसमें 1 ऐड किया। 9 का क्यूब होता है कितना, 729 ही होता है ना, मैं खुद ही भूल जाता हूं। 9 9 जा 81, 9 1 जा 9, 9 8 जा 72। हाँ भाई 729 होता है। आपने इसमें 1 ऐड कर दिया तो ये 730 बन गया। यानी कि जब आपने 9 इनपुट किया तो आपके पास आउटपुट कितना मिला, 730। ये आपके पास अगला ऑर्डर्ड पेयर बन गया। और फाइनली आप x की जगह डाल दोगे इसमें 7, यानी कि आपने f ऑफ 7 कर दिया। तो आपने 7 का क्यूब किया, 1 ऐड किया। 7 क्यूब होता है 343, इसमें आपने 1 ऐड कर दिया तो आपके पास मिल गया 344। यानी कि जब आपने 7 इनपुट किया तो आउटपुट कितना मिला, 344 मिला। ये आपके पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर आ गए। यानी कि अगर मैं सिर्फ आपके फंक्शन f को रोस्टर फॉर्म में लिखूं, फंक्शन f को किस फॉर्म में लिखूं, रोस्टर फॉर्म में लिखूं, तो क्या क्या आंसर आएगा, -1,0 आएगा, फिर क्या आएगा भाई, 0,1 आएगा, फिर क्या आ जाएगा, फिर 3,28 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, 9,730 आ जाएगा, एंड फाइनली एक और कौन आ जाएगा, 7,344 आ जाएगा। इस तरीके से ये आपके फंक्शन के रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स हो गए। अब हमें यहां पे फंक्शन का रेंज निकालना है। हमें क्या निकालना है, फंक्शन का रेंज। रेंज आप जानते हैं क्या होता है, रेंज का मतलब होता है कि जो ऑर्डर्ड पेयर आ रहा है उसमें पीछे वाले एलिमेंट, तो पीछे वाले एलिमेंट 0 है, 1 है, 28 है, इन सबको साथ में लिख दीजिए। तो रेंज हो जाएगा 0 1, फिर आ गया आपके पास 28, फिर आ गया आपके पास 730, और फाइनली आ गया आपके पास 344। यह आपके फंक्शन का क्या बन गया भाई, रेंज बन गया। बस हमें यही करना था, फंक्शन का रेंज डिटरमाइन करना था, ऑर्डर्ड पेयर लिखने थे। तो जो काम हमें करना था हमने इस क्वेश्चन में कर दिया। सिंपल साधारण सा क्वेश्चन था, इतना टफ ये क्वेश्चन नहीं था। चलिए, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 भी होता है यहां पे खत्म। अब हम 14th के बाद बढ़ सकते हैं हमारे इसके लास्ट क्वेश्चन पे, इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे, 15th क्वेश्चन पे। हमें यहाँ पे फंक्शन f और g दिए गए हैं, हमें x की वो वैल्यू फाइंड करनी है जहां पे ये दोनों फंक्शन क्या है, इक्वल है। तो बड़ा ही आसान सवाल है भाई, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है जहां पे फंक्शन इक्वल है। यानी कि हम fx और gx को क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। भाई fx क्या है हमारे पास, 3x² - 1 है। gx क्या है हमारे पास, 3 + x है। अब 3 + x को आप इस तरफ ले आइए, तो x जब इस तरफ आ गया तो -x बचा, ये -1 था, 3 आपने इस तरफ ले आया तो -3 बचा। आपने इसको सॉल्व किया तो ये -x -3 -1 बच गया -4। अब आप इसमें क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आप लोगों को आनी चाहिए। भाई मैं इसको स्प्लिट कर सकता हूं -4x + 3x -4 में, या आप अब क्लास 7 से सीखते आ रहे हैं, ये तो अभी तक आप सीख ही चुके होंगे। फर्स्ट और सेकंड टर्म में से 3x को कॉमन ले लीजिए, तो x नहीं 3x को कॉमन नहीं ले सकते ना हम, किसको कॉमन ले सकते हैं, x को कॉमन ले सकते हैं। तो अंदर बचेगा 3x - 4। यहां पे 1 को कॉमन ले लीजिए, तो अंदर बचेगा 3x - 4 = 0। भाई ये 3x - 4, ये 3x - 4, ये कॉमन उठ के बाहर आ जाएगा। तो हमने दोनों जगह से 3x - 4 को कॉमन उठा के बाहर निकाल लिया। यहां पे क्या बचा, यहां पे x बचा, बीच में क्या है +1 = 0। अब इंडिविजुअली दोनों को आप सॉल्व कर लीजिए। पहले 3x - 4 = 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4/3। यहां पे आप इसको सॉल्व करेंगे, x + 1 = 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी -1। इस तरीके से आपने x की दोनों ही वैल्यूज जो है कैलकुलेट करके दे दी। बस हो गया, x की वैल्यूज निकाल दी। क्वेश्चन में उसने यही बोला था करने को, और यहां पे हमारा ये एक्सरसाइज निपट जाता है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन निपट गया, लेकिन यहां पे अभी भी फंक्शन चैप्टर बचा है, क्योंकि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बचे हैं। तो इस चैप्टर की 2 वीडियोज हो गई खत्म
आज आपके पास कॉन्सेप्ट वीडियो मिल गई, शॉर्ट आंसर मिल गया। अब नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा लॉन्ग आंसर और फिर मिलेगा आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ठीक है, तो मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते बता दूं भाई, मैग्नेट ब्रेन्स पे आप ई नोट्स और ई बुक्स अवेल कर सकते हैं इस वीडियो में दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक के साथ। मैग्नेट ब्रेन्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करता है वीडियो लेक्चर्स की मदद से। इन वीडियो लेक्चर्स को आप इनके वेबसाइट www.magnetbrains.com पे भी एक्सेस कर सकते हैं और इतने सारे ढेर सारे कोर्सेस आपको जो है मिल जाएंगे। चलिए तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो का टारगेट आपको मालूम है कि हम रिलेशन फंक्शन जो चैप्टर 2 है क्लास 11th की एनसीईआरटी जो एग्जाम्पलर है, इसका वीडियो नंबर 3 लॉन्ग आंसर लेके आएंगे। टिल देन ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।